तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टॉक के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस डेली में। इसमें हम डिस्कस करते हैं कैसा था प्राइस एक्शन, कैसे थे हमारे आज के प्राइस एक्शन से रिलेटेड मूव्स, और कैसे हमने उनको ट्रेस किया, क्या अपकमिंग मूव्स रह सकते हैं, क्या मोमेंटम है, क्या सेंटिमेंट्स है मार्केट के, और क्या न्यूज ऐसी है जो मार्केट को अफेक्ट कर रही है, सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे एंटिसिपेशन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए हमारे पास में, क्योंकि मार्केट में एक फंडामेंटल न्यूज बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर रही है। आप सब लोग जानते हैं मार्केट डाउनफॉल टेरिटरी में गुजर रहा है। कंटिन्यूसली करेक्शन मार्केट को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, करेक्शन नॉर्मल नहीं है, इंटेंसिव करेक्शन है। हालांकि अभी तक उसका मैग्नीट्यूड एक लेवल तक है, लिमिटेड लेवल तक है, क्योंकि वो जो जिस बेसिस पे अभी चल रहा है वो बेसिस हमने पहले एज ए सबको वो फंक्शन करती देखी है, या एज ए ट्रेड करते हुए हमने वो टेरिटरी देखी है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन वाइज इंटेंसिव फॉल दिख रहा है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। लेकिन इससे ज्यादा अगर फॉल होता है, अगर अनकंट्रोलेबल लिमिट में जाता है, तो उसको हम लोग आगे और ज्यादा मैग्नीट्यूड में देख सकते हैं। ठीक है, क्या न्यूज अफेक्ट कर रही है, किस पे डिस्कशन करना है? टैरिफ्स, ट्रम्प्स टैरिफ। ठीक है, सबसे बड़ी न्यूज आज की तारीख में ट्रम्प्स टैरिफ है, मार्केट प्रेशर में है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दिन, कि जो हमने पहले डिस्कस किया था टैरिफ का, और उसका जो मतलब रिस्पेक्टिव इम्पैक्ट था इंडियन मार्केट में, तो उसका अब क्या है कि पहले हमारी थी एक प्रायर थ्योरी। ठीक है ना, उस समय टैरिफ लगा था तो इतना ज्यादा एनालाइज मार्केट में हुआ नहीं था, या किसी एनालिस्ट ने इतना ज्यादा एनालिसिस, डीप एनालिसिस किया नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे टैरिफ इम्प्लीमेंट हो चुका है, 50% टैरिफ इज एप्लीकेबल फ्रॉम 27 ऑफ अगस्त। ठीक है, तो अब मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आ रही है, और वो रिपोर्ट्स काफी भयानक है। ठीक है, भयानक क्यों है? क्योंकि जो हमने पहले प्राइमा फेसी तौर पे जितना एनालाइज किया था, या इसकी प्रॉब्लम की तह को समझा था, उससे कहीं ज्यादा मार्केट हिट कर रहा है। जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ज्यादा मार्केट अब उसको हिट करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड उसका हाई हो चुका है, 25 से 50% भी हुआ। और कई सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर बैडली हिट कर रहा है। हिट कैसे कर रहा है, पहले अपन प्राइमा फेसी देख लेते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स में बताया गया है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हिट कैसे कर रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने निकाली थी, तो अपन उस पर डिस्कस करते हैं। यस, एक नई रिपोर्ट आई है, उससे पता लग रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है हिट करने का, ये तो बात अपन ने डिस्कस कर ली थी कि इंडिया का $87 बिलियन का एक्सपोर्ट है। ठीक है, यूएस को टोटल 2024 का। अब 25-26 में, 24-25 का ये एक्सपोर्ट था, 25-26 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55 से 66% एक्सपोर्ट हमारा वाइप्ड आउट हो सकता है। दैट मीन्स ये टैरिफ 48 से 60 बिलियन डॉलर तक गुड्स का जो प्राइस है उसको हिट कर सकती है। इतनी वैल्यू है। दैट मीन्स वो बैठता है 55 से 66% तक। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी जीडीपी है, जो प्रोजेक्टेड, जो F-25 का हमारा एक्सपोर्ट है, $49.6 बिलियन उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, एनालिस्ट ने। और FY 26 में ये प्रोजेक्ट किया है। और ये जो हमारी जीडीपी को हिट कर रहा है, वो 0.8% से 1% तक है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो हमारी, डेट मीन 6.4, 6.3 करीबन इन्होंने एनालिसिस करके दी थी आरबीआई ने अपनी लास्ट एमपीसी मीट में। ठीक है, तो वो 1% से हिट करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, यूएस की ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता लगा कि कितना बड़ा शॉक है ये मार्केट के लिए। शॉक क्यों हुआ, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि पॉलिटिकल सिनेरियो भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ क्यों लगी? ट्रम्प की वजह से लगी। ट्रम्प की वजह से क्यों लगी? क्योंकि ट्रम्प को ऐसा लगता है कि इंडियन रेसिप्रोकल टैरिफ में, मतलब ये एक उसकी डिप्लोमेसी है।
ठीक है, उसकी जो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन है, डिप्लोमेसी है, उसको उसने इस एजेंडा से सेट किया, टैरिफ वाले एजेंडा से। ठीक है, ये चीज अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि टैरिफ क्यों इम्पोज हो रही है। ठीक है, लेकिन इंडिया को इतना बड़ा हिट क्यों मिला कि इंडिया के ऊपर आज की तारीख में ट्रम्प ने सबसे ज्यादा पेनल्टी इम्पोज की। जैसा उसका अपने को लग रहा है एटीट्यूड, उस हिसाब से इंडिया के बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट। ठीक है, मतलब बैडली हम लोगों को वो लोग पीछे पड़े हुए, एक तरह से ये समझ लो कि बहुत भयंकर तरीके से पीछे पड़े हुए। तो ऐसा हिट क्यों लगा? उसका रीजन था रशियन, जो रीजन ओवरऑल उन्होंने दिया कि हम लोग रशियन ऑयल को बाय कर रहे हैं। रशियन ऑयल को बाय करके जो रशिया उससे पैसे कमा रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसको वो रशिया यूक्रेन युद्ध मतलब वॉर में यूज कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल व्यू पे अपन बात कर रहे हैं, अपन इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो एक मैग्नीट्यूड तो मैंने दिखाई दिया, सेक्टर वाइज भी अपन बात करेंगे अभी कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ना वो उन्होंने एनालाइज किया है, एंटिसिपेट किया है, एनालाइज किया डिफरेंट फैक्टर्स पे। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, रशिया से ओनली बायर इंडिया तो है नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रशिया ऑयल एक्सपोर्ट कर कर या किसी दूसरी कंट्री को देकर रेवेन्यू जनरेट करता है और उसका यूज आप यूक्रेन वॉर में कर रहे हो, तो हम अकेले बायर तो है नहीं। ठीक है, बायर तो यूएस खुद है, बायर तो चाइना भी है, तो इनके ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाते? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, इनके ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाई? इंडिया के ऊपर ही क्यों टैरिफ लगाई? ठीक है, पहली चीज तो हम यहाँ पे फंडामेंटली तो हम लोग सही नहीं है, और ये तो हम तो मतलब नेशंस है ना, तो हम किसी को फॉलो क्यों करेंगे? उनकी पॉलिसीज को हम क्यों फॉलो करेंगे? अगर हमको लगता है कि यहाँ से सस्ता हमको क्रूड मिलेगा, तो हमने ट्रीटी है उनके साथ में, ठीक है, तो हम लोग उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोवेरियन है ना, वी आर सोवेरियन कंट्री। ठीक है, तो हमारा खुद का अपना अस्तित्व है, हमको पता है कि हमको किससे माल लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, पॉलिटिकल व्यू सबसे पहला। सेकंड पॉलिटिकल व्यू कि अमेरिका का कहना है कि आपके कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, आपके कुछ कॉरपोरेट्स हैं, वो इस रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और उनको महंगे दामों में विदेशों में बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर अपन एक नॉर्मल एज ए कंट्री सोचे, तो ठीक है कि भाई हमारे कंट्री का कोई कॉरपोरेट है और वो रशिया से सस्ता ऑयल ला रहा है, लेकिन उससे आम नागरिक को क्या फर्क पड़ा? हमारे को, हमारे लिए तो ऑयल प्राइसेस में कोई फर्क नहीं है, हमारे तो हम जो 100 से 110 के बीच में पे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो पे कर ही रहे हैं। हमारे पर तो एक्साइज मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लगा रखी है। ठीक है, तो क्रूड सस्ता है कि महंगा है, हमको तो पे करना ही है, हमारा तो पॉकेट से जा ही रहा है। ठीक है, तो हमारे को एज ए इंडिविजुअल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज ए कंट्री हम लोग बेनिफिटेड नहीं है। तो वो दो तीन जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं जो रिफाइन करके महंगा तेल बेचते हैं और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, तो उन लोगों की वजह से 25% का एडिशनल टैरिफ कौन वो करेगा? ये करेंगे एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे गुत्थी उछल उलझ गई कि रेशनली देखा जाए तो हमारी कोई गलती नहीं थी इस डिसीजन में, और सोवरेन कंट्री है, बाय भी कर सकते थे, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है, एज ए इंडिया हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी जीडीपी अगर 1% तक हिट करती है इस वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और आपके पास में काउंटर्स क्या हैं? ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि आपके पास में काउंटर्स क्या है। जैसे इंडिया अभी एक अलग थेसिस पे चल रहा है, जो गवर्नमेंट के तरीके से आ रही है कि हमारे पास में काउंटर है कि हम लोग हमारा स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट हिट हो रहा है, इतना बड़ा माल आप इंडिया में कंज्यूम कर पाएंगे? स्वदेशी चलो अपना लिया आपने, अगर आप इंडस्ट्रीज और सेक्टर देखेंगे तो आपको बहुत मतलब गैर वाजिब ये लॉजिक लगेगा कि हम लोग स्वदेशी अपना के इसके मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं। ठीक है, बात तो वही आ रही है कि कंजप्शन पे, कि हमारा जो माल, हमारे जो ऑर्डर्स हैं, अगर वो ब्लॉक होते हैं टैरिफ की वजह से, तो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का क्या होगा? ठीक है, वहां पर डेफिनेटली लेबर कट होगी, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहां पर प्रोडक्शन कम होगा, तो मतलब आप देख लो कि 360 डिग्री हर जगह पे फर्क पड़ता है। अगर एक फैक्ट्री बंद होती है तो उसका मतलब कई जगह पे इम्पैक्ट निकल के आता है।
ठीक है, तो अब इनका काउंटर इन्होंने क्या किया, इनका काउंटर ये दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी अपनाएंगे तो आप इतना माल इंडिया में कंज्यूम कहाँ से कर पाएंगे, जब यहाँ पे इंडिया की ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि 96%, 97% लोग अपनी मनपसंद सामान नहीं खरीद सकते, उनकी कंजप्शन कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के इंडिविजुअल लेवल पे ये हाल बना रखा है। ठीक है, तो अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो उसको कंज्यूम कैसे करेंगे। दवाई जरूर हम लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वो इंडिया भाग के लेता है हमारे घर की बनाई दवाई, तो दवाई में तो 0% टैरिफ है। अमेरिका की ये बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब बहुत ही टेक्निकली हमको इतना शानदार तरीके से हिट किया है उसने कि कहीं से कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री हिट हो रही है, चलो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं अपन। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री हिट हो रही है वो हमारी है गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स इंडस्ट्री। कितना एक्सपोर्ट था हमारा, 10.8 USD बिलियन डॉलर्स। ठीक है, यूएसडी मतलब डॉलर्स, 10.8 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, इस पे कितनी टैरिफ लगाई है इन्होंने, 64% की टैरिफ लगाई है। ये GTARI का एस्टिमेट्स है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स का। उन्होंने एक रिपोर्ट बताई है, उसमें बताया है कि 64% की टैरिफ इंप्लाइड हुई है टेक्सटाइल एंड अपीरियल्स में। 50% तो वो, और बेस टैरिफ जो 14% की उनके ऊपर चल रही होगी तो वो एडिशनल होगी। ठीक है, तो 64%, दैट मीन्स जो हमारा 70% अप्रोक्सीमेटली लॉस यहां पर हो सकता है हमारे रेवेन्यू में। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है कि 70% तक हमको लॉस हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी हिट कर रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 10% का करीब, सॉरी, 10 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट था। वो 52% टैरिफ लगाई है उस पर, तो ये यहाँ पर भी मैसिव हिट दिख रहा है। श्रिम्प्स, है ना, ये इंडस्ट्री समझना, जो हमारा पॉलिटिकल गलियारों से जो चीज आ रही है कि स्वदेशी अपना के हम इसके मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं, इंटरनल कंजप्शन बढ़ा सकते हैं, और एवेन्यूज हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे पास में है इतना डेटा कि मैं 1 या 2 घंटे तक आपसे डिटेल डिस्कशन कर सकूं इस बात पे कि ये लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे कैसे, उस माल को दूसरी जगह खपाएंगे कैसे। ठीक है ना, तो ये सारे डेटा की चीज है। अभी अपन उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइमा फेसी अपन तो मार्केट को समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, है ना, तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सिर्फ अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अपन इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड समझना चाहते हैं कि कितना किस लेवल पे जाके ये अपने को हिट कर सकती है। ठीक है, श्रिम्प सी फूड है, 2.4 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट था, उस पे 60% लगा दिया। कारपेट हैंडीक्राफ्ट्स है, 1.6 बिलियन डॉलर्स का था, 50 से 60% उस पे लगाया है। ठीक है, तो ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेबर इंटेंसिव है। आप सूरत में जाइए, आप हैदराबाद में जाइए, आप यूपी में कहीं जाइए, ये कारपेट्स आपके हैंडीक्राफ्ट यूपी में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े कारोबार है। और एक और आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये चीज तो अपन ने बात की, श्रिम्प्स पे 60% का लगाया है, कारपेट हैंडीक्राफ्ट पे 50 से 60% है, एग्री फूड पे 50% का करीब है, 6 बिलियन डॉलर का हमारा कारोबार है। मेटल मेटल एंड ऑर्गेनिक में 4.7 बिलियन डॉलर, 2.7 बिलियन डॉलर का हमारा कारोबार है। 50% से ऊपर उस पर भी टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो क्राइसिल ने एक रिपोर्ट दी। क्राइसिल ऐसे कहना चाह रहा है कि MSME जो हमारा है वो इंडिया के एक्सपोर्ट का 45% टोटल रिप्रेजेंटेशन है उसका। ठीक है, MSME जो माल बनाता है तो वो 45% टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट MSME कर रहा है। ठीक है, 55 मेजर कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, बाकी MSME 45% एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, फूड, केमिकल सारे आ गए। ठीक है, तो इनके लिए कितना बड़ा खतरा है इस चीज को आप समझो कि 19 बिलियन डॉलर्स के कारोबार की रिस्क है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपैक्टेड अक्रॉस टेक्सटाइल एंड दिस एस्टिमेटेड टू 19 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि MSME को कितना हार्ड हिट होता है। और MSME हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है जहां से लाखों लोगों को कारोबार मिलता है। कुछ अलग अलग रिपोर्ट भी आई है कि इस इंडस्ट्री में 10 लाख जा सकती है, इस इंडस्ट्री में 13 लाख जॉब जा सकती है, इस इंडस्ट्री में 25 लाख जा सकती है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कई सारे न्यूज़पेपर्स ने उन्होंने वो भी किया है, एस्टिमेट लगाया है किसी न किसी रिपोर्ट के बेसिस पे। लेकिन अपन उन सब चीजों को कंपाइल्ड करें तो ये चीज समझ में आती है कि इस टैरिफ हाइक से एक बहुत बड़ा इंडिया में ब्लंडर चालू हो गया है, जो कि
सेवरली हिट कर सकता है हमारी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, सर्वाइवल का क्वेश्चन हो गया है कहीं, एमएसएमईज के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, वो चीज अपन ने डिस्कस कर ली। गारमेंट पे 12 से 60%, श्रिप पे 0 से 60%, राइस पे 61%, होम टेक्सटाइल्स पे 9 से 59%। मतलब इन्होंने क्या किया है कि बेस रेट तो वही रखी है जो पहले ये लोग लगाते थे, और उस बेस रेट पे 50% ऐड कर दिया ऑलमोस्ट सब पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक एग्जाम्प्ट रखे गए हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई एक टैक्टिकल प्रैक्टिस उनकी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। सी फूड का भी बता रहे हैं कि 60% ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा क्या चल रहा था कि वाई दिस इंटेंसिव सेलिंग। ठीक है, कल भी हमने इस चीज पे जिक्र किया था, लेकिन कल हमारे पास में डेटा नहीं था, तो हमको तो बस यही लग रहा था कि भाई टैरिफ का इम्पैक्ट है, उसलिए मार्केट निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब डेटा पढ़ा तो दैट इज द बिग हिट, मतलब है ना, बहुत बड़ा हिट है ये। तो उसकी इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड आज समझ में आया जब डेटा को रीड किया कि क्या हो सकता है इस टैरिफ, अगर जल्दी से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो। ठीक है, टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को, चार्ट देख लेते हैं क्या समझ में आता है। कल फ्राइडे है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सितंबर से एनएससी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है हमारी, इनकी सबकी एक्सपायरीज इन्होंने ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी है। ठीक है, फ्रॉम सितंबर, मतलब अभी तो मंथली एक्सपायरी हो गई, अब ये हो गई ट्यूसडे को शिफ्ट। बीएसई के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे सेंसेक्स हुआ, इनकी सारी एक्सपायरीज इन्होंने शिफ्ट कर दी है थर्सडे को। ठीक है, तो ये वीक थोड़ा सा, ये वीक क्या बोलेंगे, अब तो 2 ही दिन बचे हैं, है ना। 2 दिन का डीके है, और फ्राइडे को और मंडे को 4 दिन बचे। 2 ही दिन ट्रेडिंग के डे हैं, 2 दिन डीके, 2 दिन हॉलीडे वीकेंड्स के। तो इसमें हमको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से ओआई को समझना पड़ेगा कि भाई ओआई डेवलपमेंट्स क्या है, क्योंकि डीके बहुत फास्ट होगा। 4 दिन बचे हैं आपके इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें डीके बहुत फास्ट होगा। और वैसे ऐसे कैसे देखे तो सेंसेक्स में आप देखो तो वहां पे डीके थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्रीमियम्स का। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वाइडन गैप हो गया। वो लोग ट्यूसडे को कर रहे थे, अब वो थर्सडे को करेंगे, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, हमारे पास में गैप कम हो गया निफ्टी में। ठीक है, चलो तो चार्ट पे चलते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कैसा क्या लग रहा है मामला। लेट मी अलाउ टू शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, फिर हम हमारी डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं। यस, दिस इज माई स्क्रीन, दिस इज शेयर। ओके, विजिबल टू ऑल। चलो, क्या लग रहा है पोजिशनली, जैसे कि कल डिस्कस किया ही था अपन ने, गिफ्ट निफ्टी के हालात दिख रहे थे, कल डिस्कस किया ही था कि मार्केट आइदर गैप डाउन ओपन हो सकता है, और या फिर मार्केट में आते ही एक निगेटिविटी दिख सकती है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी से वो लगाए था और टैरिफ प्रेशर था ही, प्लस ये इंटेंसिव रेड कैंडल हमको दिख ही रही थी, तो मार्केट को फॉलो अप तो देना ही था। ठीक है, एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कल वो था डिस्कशन, हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो छोड़ दो, नहीं तो आज का मैं आपको बताने वाला था टेलीग्राम पे कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था एग्जैक्टली मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही आज हमारा डिस्कशन था कि भाई जो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेवल्स हमारे जो थे 500 पे, वो तो एक ही कैंडल में 15 मिनट में तोड़ दिया था, 500 का सपोर्ट मिल गया था मार्केट को। 500 के सपोर्ट के बाद में एक पुल बैक हमने बताया कि भी 600 के आसपास अगर मार्केट स्टेबल होता है तो 600 के ऊपर 580 और 600 के ऊपर मार्केट जाता है, पुल बैक देता है, तो 630 और 680 के लेवल्स हैं। 680 तक गया मार्केट, फिर ये हमारा डिस्कशन था कि अगर 20 EMA से रेसिस्ट होता है, मैं चार्ट खोल देता हूँ तो इजीली समझ में आएगा। ये था हमारा डेली चार्ट। तो मतलब ओवरऑल हमने सारी चीजों को सही आइडेंटिफाई किया। यहां से जब हमने देखा 500 पे सपोर्ट दिखा, फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट 580 से ऊपर निकलता है तो 600 एंड 630। ठीक है, और 600 के बाद में पुल बैक स्ट्रॉन्ग लगेगा, उसके बाद में 20 EMA तक के टारगेट थे, इसको क्रॉस करता है तो 730 के टारगेट थे।
ठीक है, तो मार्केट 680 पे गया, 20 EMA से शार्प डिक्लाइन, रेसिस्टेंस लिया। फिर हमारा डिस्कशन था कि अगर यहाँ से रेसिस्टेंस नहीं लेता है, क्रॉस कर जाता है तो 730, क्रॉस नहीं कर पाएगा तो 600 तक तो आना ही है, 600 के नीचे जाता है तो 550 और 500, ये लेवल्स थे हमारे, और एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया मार्केट ने। ठीक है, तो अभी एक एक चीज अपन रीड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, कई लोग शिकायत भी करते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, हाँ कहाँ थे अपन, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, 100 डायमा जो कल हम देख रहे थे वो मार्केट ने सिग्निफिकेंटली ब्रीच कर दिए डाउन साइड में। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम ब्रीचिंग है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रीच कर चुका था मार्केट। हालांकि मार्केट ने हाथों हाथ एक ऐसी स्विंग कैंडल दिखाई, डोमिनेंट कैंडल दिखाई, और इस कैंडल से मार्केट ने वापस अपने आप को पुल कर लिया। ठीक है, तो अब ऐसी सिनेरियो नहीं है क्योंकि अब जो मार्केट गिरा है वो तीन रेड कैंडल्स इंटेंसिव और डोमिनेटिंग है। ठीक है, इंटेंसिव डोमिनेटिंग कैंडल है, दैट मीन्स मार्केट में निगेटिविटी ज्यादा है। निगेटिविटी ज्यादा है तो चांसेस भी हाई है कि मार्केट यहां से नहीं संभलेगा, मार्केट डिक्लाइन करेगा। मार्केट को एक स्ट्रांग बेस चाहिए जो कि मार्केट को वापस पुल कर सके, है ना। तो मजाक तो चल नहीं रहा है कि भाई बार बार करेक्शन बार बार पुल, वो भी एक रेंज में होता है, उसका भी कोई पुलर होता है, कोई आइडेंटिफिकेटर होता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कुछ है नहीं। 100 एमा ब्रीच हो चुकी है, अपनी 630 के आसपास थी जो, और मार्केट नीचे आ गया है, 500 का सपोर्ट दिखा, लेकिन वो इंट्राडे सपोर्ट था। अभी डबल बॉटम बनी हुई है उस पे, इंट्राडे में बात करेंगे, डबल बॉटम बनी हुई है। तो हल्का सा ट्रिगर नीचे होता है तो मार्केट फॉल को कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो को भी हमको समझना है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या सिनेरियो बन रहे हैं, पोजिशनली, पोजिशनली अगर मार्केट 500 होल्ड करता है, अगर मार्केट 500 होल्ड करता है तो यहां से पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो ये आपकी 100 डायमा है ये एज ए रेसिस्टेंस का काम करेगी, ये जो आपका 800 है ये भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा पोजिशनली, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा डीप डाउन करेक्शन दिया है। ठीक है, बड़ा ही मानेंगे इसको, अपनी जो रेंज है वो 4 दिन में कर दी इन्होंने। ये रेंज थी हमारी जो हम ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ तक ट्रैवल हो चुकी है। अब 500 से पुल बैक मिलता है तो वापस हमको पॉजिटिव सिग्नल्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, हमारी थ्योरी जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब जो हमारे को सिम्टम्स मिले थे पॉजिटिवली वो फेक हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि मार्केट ने इंटेंसिव राइट दे दिया। अब भले से वो न्यूज बेस पर हो, भले से वो किसी कारण से हो, लेकिन टेक्निकली अब ये चीज फेक हो गई, तो इसका कोई रेलिवेंस बचा नहीं है। तो इस थ्योरी के, इस ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से चल नहीं सकते, अब नई थ्योरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो नई थ्योरी क्या रहेगी, 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 500 480 मान लो रफ में, 480 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर इसको मार्केट होल्ड कर पाता है तो यहाँ से पुल बैक देखना पड़ेगा। रेसिस्टेंस क्या आएंगे, सबसे पहला तो अपना 100 एम ही है। ठीक है, 100 एम आपकी 630 के आसपास मिलेगी आपको, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो 800 के आसपास वापस आपको इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस मिलेगा। दैट मीन्स मार्केट की पोजीशनिंग इज चेंज नाउ। अब जो हम प्ले करेंगे वो रिवर्सल प्ले करेंगे, जैसे यहां से रिवर्सल प्ले हुआ था, टारगेट यहाँ 200 तक के थे हमारे पास में, 400 तक के भी थे, लेकिन 200 तो था ही, अप्रोक्सीमेटली वहां से टर्न अराउंड हो गया वापस। ठीक है, मार्केट ने वापस फॉल चालू कर दिया। 500 अगर ब्रीच करता है तो पोजिशनली इसका टारगेट बनता है 360 के आसपास, जो कि इसका लास्ट ड्रॉ है। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फाइनली जो आइडेंटिकली टेक्निकल एनालिसिस में टारगेट बनता है वो बनता है आपका 200 डायमा। 200 डायमा आपको मिलेगी 200 से 250 के बीच में। ठीक है, अभी 260 पे है, थोड़ा नीचे आएगा तो 200 से 250 के बीच में मिलेगी आपको फाइनल टारगेट, है ना। तो अगर इस स्ट्रीक को पूरा समझना है तो इस स्ट्रीक के लिए ये 200 डायमा इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहां से फॉल चालू कर दिया, 200 डायमा के नीचे सस्टेन करना चालू कर दिया मार्केट ने, तो फिर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी वीकनेस हमारा इंतजार कर रही है मार्केट में। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको टैरिफ का बता ही दिया, प्लस और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो एज इट इज है। जल्द से जल्द अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता है, जल्द से जल्द कोई ऐसी बार्गेन नहीं होती है, जल्द से जल्द कोई समझौता नहीं होता इंडो यूएस में, तो ये प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि मार्केट अभी यहां से थोड़ा और करेक्शन दे सकता है। सपोर्ट जो एक्सटेंसिवली दिख रहा है
वो दिख रहा है 200 डैमा पे, जो कि है 200 से 250 के बीच में, 24,200 से 250 के बीच में पोजिशनली ये है। और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है 100 डैमा का 630 पे। यहाँ से क्रॉस करता है, पोजिशनली बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से क्रॉस करता है तो मार्केट वापस 800 को काउंटर करने की कोशिश करेगा। 800 से ऊपर निकलता है तब हम थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं कि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल को अटेन किया है, रिक्लेम किया है। तो फिर मार्केट को अपसाइड में देखेंगे। और अभी जिस इस रेंज में घूम रहा है तो अभी कह भी नहीं सकते कि कितना टाइम और स्पेंड करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। रेंज तो यही है आपकी। ठीक है, यहीं पे मार्केट समय बिता रहा है बहुत ज्यादा। पहले निकल गया था लेकिन फिर इसी रेंज में आ गया, अब के तो निकल भी नहीं पाया। ठीक है, तो यहां से एक, इसको भी देखें अगर कंसोलिडेशन रेंज को, तो यहां से एक स्विंग बनता है, लेकिन स्विंग तब बनेगा जब कोई मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर आएगा। अभी हाल फिलहाल का पॉजिटिव ट्रिगर या तो टैरिफ में मेरे को कोई कंसेशन मिल जाए, या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट निकल जाए, या अमेरिका से कोई ट्रेड डील हो जाए। ये ट्रिगर्स हो सकते हैं, ऐसी न्यूज फ्लोज हो सकती है। ठीक है, तब मार्केट यहां से संभल सकता है, यहाँ से इमीडिएट स्विंग दे सकता है। क्योंकि ऐसे रीजन्स पे जब मार्केट गिरता है तो रिएक्ट भी उसी तरीके से करता है जिस इंटेंसिटी से गिरा है। अगर कल न्यूज आ जाए या इस वीकेंड में न्यूज आ जाए कि साहब है ना ट्रम्प ने अभी हाल फिलहाल के लिए टैरिफ रोक दी, या कोई ऐसी चीज हो गई कुछ भी पॉजिटिव मार्केट के लिए कि भाई हाल फिलहाल टैरिफ नहीं लग रही है, तो ये हाथों हाथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक इमीडिएट स्विंग आपको दे सकता है। वो आगे कितनी सस्टेन करेगी वो डिपेंड करेगा टेक्निकल लेवल्स पे, इंटेंसिटी पे। ठीक है, लेकिन वो स्विंग उसी सीन में बन सकती है। अदरवाइज मार्केट अभी सरवाइव करने की कोशिश करेगा 500 पे। सरवाइव नहीं कर पाया तो हमारे डाउनसाइड लेवल्स हैं ये वाले 350 एंड 200, 200 250 के। आ जाओ, इंट्राडे में क्या रहेगा कल। थोड़ी बात तो अपन ने कर ही ली, फिर भी कर लेते हैं। 480 का इमीडिएट रेसिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, यहाँ से फॉल होता है तो वही इंट्राडे में भी वही पोजिशनल वाले लेवल्स ही रखे हैं अपन ने, क्योंकि जिस हिसाब से फॉल हो रहा है तो नीचे बड़े टारगेट्स अपने को मिल सकते हैं। रोज का आप देख ही रहे हो ना, डेली क्या होता है, सुबह मार्केट ओपन होता है, एक बड़ा फॉल होता है, फिर उसका पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद में फिर सेल ऑन राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न चल रहा है इस हिसाब से बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। 480 ब्रीच किया, 350 के आसपास आता है मार्केट। 460 मान लो, 460 यहाँ का प्रीवियस कोई लेवल था। ठीक है, तो 480 इमीडिएट, 480 मत मानो, 500 इमीडिएट सपोर्ट मानो आप। अगर 500 इमीडिएट सपोर्ट ब्रीच करता है तो 460 इजी टारगेट है। 460 तक तो आता हुआ दिख रहा है मार्केट। ठीक है, 460 के बाद में रिवर्सल ले सकता है क्योंकि 500 को सेव करने की कोशिश करेगा। अगर 460 भी ब्रीच करता है तो 400 एंड 350 के, 340 के या 350 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। इसको भी ब्रीच करता है तो फिर 200 तो है ही। ठीक है, 200 डैमा तो है ही। ये तो हो गई फॉल की कहानी। पॉजिटिव क्या है, जब तक 20 ईएमए अपसाइड में ब्रीच ना हो हम लोग मार्केट को पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इतना इंटेंसिव नेगेटिव मार्केट को हम लोग एक स्पेशल, कोई स्पेसिफिक हमारे को बुल साइड का कोई कन्विक्शन मिलना चाहिए, तो वो कन्विक्शन मुझे लग रहा है इसकी प्रीवियस पीक और 20 ईएमए दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में 20 ईएमए किस लेवल पे आ रही है, 580 के लेवल पे आ रही है, और प्रीवियस पीक भी आपको यहीं पे दिख रहा है। तो इसको ब्रीच आउट करता है तब हम कुछ पॉजिटिव पुल बैक की सोचेंगे, जिसके कि रिस्पेक्टिव टारगेट्स आपको मिलेंगे 630, 680, 730। ठीक है, ये अपसाइड टारगेट है, वॉच करना पड़ेगा। 20 ईएमए को अपसाइड ब्रीच करना जरूरी है फॉर एनी सिग्निफिकेंट पुल बैक। 20 ईएमए ब्रीच नहीं कर पाता है, उसके नीचे नीचे से वापस फॉल स्टार्ट करता है तो वो सैलॉन राइज समझा जाएगा। हालांकि सैलॉन राइज तो ऊपर जाके भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्राइमा फेसी एक कन्विक्शन तो लगेगा ना कि मार्केट को 20 ईएमए ब्रीच करके ऊपर जाना है। ठीक है, यहां से देख रहे हो आप, थ्रू आउट ब्रीच नहीं कर पा रहा है ये। लास्ट 2 डेज से ये 20 ईएमए को 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रीच नहीं कर पा रहा। तो ये जब कर पाएगा तभी सिग्निफिकेंट पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, इस लेवल से। ओके, 580, 580 के बाद में 630, 630 के बाद में 680, 680 के बाद में 730। ये रिस्पेक्टिव लेवल्स रहेंगे। ओआई की बात करें, देखें ओआई में क्या है।
ओ शिट, वही खुल नहीं रहा है। चलो वो अपन देख लेंगे, वीकेंड की वीडियो में देख लेंगे। वही खुल गया। ये कब का है आपका? नहीं, 28 अगस्त का अपने को चाहिए, 2 सितंबर। 2 सितंबर को वही क्या कह रहा है, 24,500 एटीएम। एटीएम पे आपके 144 और 88, मतलब 200। हाँ, 2030 के आसपास की है। तो वो अच्छा खासा है। तो कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। वैसे तो डीके तो होना है मेरे ख्याल से, वीकेंड में अच्छा खासा डीके होगा, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। नहीं होगा तो मंडे को होगा। ठीक है, तो वो डीके अपने को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी एम्पल अमाउंट ऑफ अच्छा खासा मार्केट में प्रीमियम्स है, तो मोस्ट मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक्सपायरी में टाइम कम बचा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको स्पेशली ऑप्शन बायर्स को समझकर चलना पड़ेगा। ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि डीके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा खासा इसके अंदर प्रीमियम है। ऑप्शन राइटर्स के लिए अच्छा है, लेकिन बायर्स के लिए फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये देख लिया, पोजीशन देख ले एक बार। पोजीशन देख लेते हैं क्या बन रही होगा। ये पोजीशन ये आपका आ रहा है 0.6, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पीसीआर है आपके पास में। दैट मीन्स मार्केट में जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, 500 ब्रीच करता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि 500 थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, और ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो मार्केट का बायस डिपेंड करेगा कि भाई मार्केट कहाँ पर होल्ड करता है, क्योंकि अभी हम क्या मिड में है बिल्कुल। 500 ब्रीच करता है तो इंटेंसिव सेलिंग बताया आपको कि भाई मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। 200 है, हम आपको प्राइस एक्शन में भी देखा। 500 के ऊपर सस्टेन करता है, 580 के ऊपर निकलता है, तो ये लोग थोड़ी सी अपनी पोजीशन को कट करेंगे, तो वो थोड़ा आपको और ऊपर तक ले जा सकता है। देखेंगे डेवलपमेंट। अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, कल फ्राइडे स्टार्ट हुआ है, और रिसेंट वीकेंड में देखेंगे, मंडे को देखेंगे क्या इसके अंदर बन रहे हैं चांसेस। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सिंसियर अपील टू यू, वी आर न्यू ऑन यूट्यूब। ये नया नया हमने आउटलुक आउटलुक हम काफी टाइम से रिटर्न में दे रहे थे। ये नया हमने प्रयास किया कि वीडियो आउटलुक दिया जाए, उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। तो प्लीज कॉन्फिडेंस को हमारे इम्प्रूव करें, बूस्ट करें, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग एंड बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू।